नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। यदि किसान भाइयों आप थोड़ी मेहनत करके उन्नत तकनीक से खेती करें तो फसलों से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। ऐसे ही मिसाल पेश की है ग्राम बारधा, जिला सागर के सफल किसान प्रियांक गुरहा ने। इन्होंने गेहूं की वैज्ञानिक तकनीक से खेती करके प्रति एकड़ से 27 कुंतल का उत्पादन लिया है और आज वे काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनके आय व्यय के बारे में। इस वर्ष मैंने मेरी और मेरे परिवारजनों की भूमि पर लगभग 100 एकड़ में गेहूं की फसल लगाई थी। उससे कुछ मैं अभी बेच चुका हूं, कुछ अभी इन प्रोसेस है। मेरा जो खेती करने का कॉन्सेप्ट है वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है। उससे मेरा तात्पर्य है कि उसमें मेरे पास हॉर्टिकल्चर भी है, सागौन का वृक्षारोपण है, बांस का वृक्षारोपण है। मैंने खुद की डेयरी बनाई हुई है, मैंने अच्छी ब्रीडिंग करी है, अच्छी मुर्रा भैंसें और गाय मेरे पास हैं। तो इन सब चीज़ों को जब हम अपनी खेती में इंक्लूड करेंगे तब हम साल भर खेती से आय प्राप्त कर सकेंगे। तब हम एक एकड़ में क्या आय और व्यय होता है उसके भी चर्चा कर लेते हैं। इस वर्ष मैंने प्रमुख रूप से 2 वैरायटियाँ लगाई थी। DBW 187 करण वंदना, जिसने बहुत बम्पर पैदावार दी। मैं 27 से 29 क्विंटल पर एकड़ तक जो है यील्ड प्राप्त कर सका। दूसरी वैरायटी जो मैंने लगाई थी पूसा तेजस, उसमें मैंने 25 क्विंटल पर एकड़ की यील्ड प्राप्त की। तो 27 क्विंटल हम एक एवरेज उसका ले लें और 2025 जो कि हमारा MSP है वो ले लें, तो प्रति एकड़ जो हमको आय होगी वो होगी 54,675 और 10,000 रुपये जो हमको आय होगी वो भूसे से होगी। जो हम एक कॉमन उसमें मानते हैं कि यदि हमारा 25 क्विंटल गेहूं पैदा हुआ तो उसमें 25 क्विंटल भूसा भी निकलेगा। तो वो भूसे को 400 रुपये का रेट यदि हम बाज़ार का पकड़ लें तो 10,000 रुपये का भूसा हो जाता है। और जो टोटल खर्च एक एकड़ की खेती में मुझे आया वो लगभग 20,000 रुपये था। इसमें बिजाई से लेके सिंचाई, कीट प्रबंधन, अपना कटाई के बाद के मैनेजमेंट और भूसा बनाने का खर्चा मिलाया हुआ है। तो शुद्ध आय जो मुझे प्रति एकड़ प्राप्त हुई वो थी 64,675 में से जब मैंने 20,000 रुपये को घटाया तो 44,675। एक वर्ष में मैं सीधा 27 क्विंटल या 29 क्विंटल पर नहीं पहुंच गया हूँ। मैं भी 16-17 क्विंटल से मैंने खेती शुरू की थी। उसके बाद मैंने देखा कि किस तरह से हम जो है मैक्सिमम पहुंच सकते हैं। वैरायटियों में तो पोटेंशियल बहुत है, हम में कितना पोटेंशियल है उसके हिसाब से हम यील्ड ले सकते हैं। गेहूं की खेती किस तरह से लाभकारी है, इसकी जानकारी तो आपको मिल ही चुकी है। अब गेहूं की फसल से इतना अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इस किसान ने खेती की तैयारी और खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हुए गेहूं की बुआई किस तरह की, इसकी जानकारी लेते हैं इसी किसान से। मैंने इस वर्ष गेहूं की खेती में बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त किया है और किन टेक्निक से, किन विधियों से मैं उस स्तर तक पहुंचा हूं, मैं अपना अनुभव आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं। गेहूं की खेती हम अक्टूबर महीने में शुरू नहीं करते, ग्रीष्म काल की गहरी जुताई से हम उसको शुरू करते हैं। पिछले साल के जो अवशेष होते हैं खेत में फसल के, उनको हमको जलाना नहीं है। उनको भूसा बनाने के बाद जो है मल्चर से मल्च करके रोटावेटर से या तो हम उसे खेत में मिला दें या पलटी प्लाऊ से उसको खेत के अंदर मिला दें। उससे हमारे खेत में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत अच्छे से बढ़ती है। मैं गोबर खाद में ग्रीष्मकालीन में सारे कल्चर मिक्स करके और उसमें रॉक फॉस्फेट को डालता हूँ। 2 महीने बाद जब वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बारिश आते समय मैं उसको खेत में डालकर वो मिक्स कर देता हूँ। खाद जो मैंने यूज़ किया है वो NPK यूज़ किया है और सिर्फ 40 kg NPK यूज़ किया है। 5 kg जिंक का यूज़ करता हूँ बोनी के समय। पर जो यूरिया है
उसका इस्तेमाल हम जब 21 दिन में पहली सिंचाई करते हैं, जो हम CRI स्टेज बोलते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन, उस स्टेज पे हम 50 kg पर एकड़ यूरिया का छिड़काव करते हैं सिंचाई के उपरांत। दूसरा छिड़काव 25 kg का 45 दिन की अवस्था में करते हैं, जब हम दूसरी सिंचाई करते हैं। अगला 25 kg हम 65 दिन की अवस्था में करते हैं, जब हम तीसरी सिंचाई करते हैं। 31 अक्टूबर को इस साल बोनी शुरू की थी गेहूं की, तो मैंने DVW 187, जिसको हम करण वंदना के नाम से जानते हैं, उस वैरायटी का चयन किया। पूसा तेजस ने भी इस वर्ष मेरे यहाँ 25 क्विंटल पर एकड़ का उत्पादन दिया है। सर्वप्रथम हम बीज उपचार करते हैं। बीज उपचार जो है जैविक रूप से भी किया जा सकता है और केमिकल रूप से किया जा सकता है। मैंने जैविक पद्धति अपनाई। PSV, एजेक्टोबैक्टर और KMB, जो कि बैक्टीरियास होते हैं, उनसे मैंने बीज उपचार किया। फर्टिलाइज़र कम सीड ड्रिल को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें बीज और खाद को हम एक साथ नहीं मिलाते हैं, तो उससे जो मात्रा हम खेत में बीज की या खाद की डालना चाहते हैं वो हम अलग अलग सेपरेट रूप से डिसाइड कर सकते हैं। रो टू रो डिस्टेंस जो है वो 7.5 इंच होता है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो होता है वो 1 से 1.5 इंच होता है। कभी भी बोनी जो हम करते हैं उसको जो है उत्तर दक्षिण दिशा में करना चाहिए, ताकि जब हमारा नया पौधा उग रहा है तो उसको सीधी सूर्य की रोशनी ना पड़े। किसान भाइयों, गेहूं की फसल से अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए इस किसान ने फसल की सिंचाई करते हुए खरपतवार और फॉल आर्मी वर्म कीट से होने वाले नुकसान से फसल को बचाने के लिए क्या किया, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। गेहूं के खेत में चौड़ी पत्ती एवं सकरी पत्ती वाले दोनों खरपतवार होते हैं। तो 30-35 दिन की अवस्था में मैंने अपना खेत का मुआयना किया और जिस खेत में मेरे सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार थे उनको मैंने 2,4-D से कंट्रोल किया, और जिन खेतों में सकरी पत्ती एवं चौड़ी पत्ती दोनों के खरपतवार थे उसमें मैंने मेट्राब्यूजिन और क्लोडिनाफास का उपयोग किया। किसान भाइयों, यदि आप चाहें तो प्री इमरजेंट खरपतवार के रूप में आप पेंडामेथिलीन का भी उपयोग कर सकते हैं। सिंचाई की पद्धति मैं फ्लड एवं स्प्रिंकलर दोनों रूप से यूज़ करता हूं। प्रथम सिंचाई मैं स्प्रिंकलर से करता हूं, उसके बाद पानी की उपलब्धता के हिसाब से 21 दिन, 45 दिन और 65 दिन, 80 दिन में सिंचाई करता हूं, जो वैरायटी का रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से। विगत कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारे खेत में आर्मी वर्म नाम का एक इल्ली होती है, जो कि गेहूं में बहुत ज़्यादा आ रही है। वह दिन में तो जो है ज़मीन के अंदर रहती है और रात में आकर हमारा नुकसान करती है। उसके कंट्रोल हेतु हम लैम्ब्रेडा साइलोथेन या साइपरमेथ्रिन का उपयोग कर सकते हैं। आखिर में मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, किसी भी फसल की पैदावार में बहुत क्षमता है। वह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं, प्रॉपर उसको खाद दे रहे हैं, समय पर पानी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। क्षमताएं बहुत हैं। हमको जैविक खाद का भी उपयोग करना चाहिए। नरवाई को हमको कभी जलाना नहीं चाहिए, उसको ज़मीन में मिक्स करना चाहिए। इन सब अनुभवों के कारण ही आज जो मैं आपको प्रोडक्शन बता रहा हूँ उस पर मैं पहुँच चुका हूँ। हमने लगभग 20 वर्ष पूर्व अपने खेत में सागौन और बांस का प्लांटेशन किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने हमको वसामन मामा पुरस्कार 2009 की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया था। उन्होंने हमारे इस प्लांटेशन को बेस्ट प्राइवेट प्लांटेशन एंड 5 हेक्टेयर कैटेगरी में चुना था। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आजकल फसलों में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से एक तो भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने लगी है, वहीं दूसरी ओर प्राप्त उत्पादों की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती है। इसी कारण अब जरूरी हो गया है कि मृदा में जैविक खादों का प्रयोग किया जाए, जैसे कि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट आदि। तो इन्हीं में से आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट की। तो किसान भाई अपने स्तर पर वर्मी कंपोस्ट किस तरह से तैयार करें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर अनीता ठाकुर। आज हम किसान भाइयों के बीच में वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद बनाने की विधि के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जान रहे हैं कि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कई दुष्परिणाम समझ में आ रहे हैं। उत्पादन की वृद्धि जो हो रही है वो लगातार हमें रासायनिक खाद की मात्रा जब हम उपयोग कर रहे हैं
तो उत्पादन में वृद्धि हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमें अनेक दुष्परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपकी जो आप फसल ले रहे हैं या जो भी सब्जी ले रहे हैं उसमें धीरे धीरे स्वाद एवं गुणवत्ता में इसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। आज के बढ़ते प्रदूषण और केमिकल युक्त भोजन से स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याएं आने लगी हैं। इसीलिए लोगों का रुझान अब जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे में जैविक खेती करने वाले किसान वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने लगे हैं, क्योंकि ये ऐसी खाद है जिसको हम बहुत ही कम कीमत और बहुत ही जल्दी तैयार कर सकते हैं और अपनी खेती में डालकर कम खर्च में अधिक पैदावार ले सकते हैं। जैविक खाद का एक बहुत अच्छा प्रारूप है अपना केचुआ खाद। केचुआ खाद जो है उसको हम वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। तो केचुआ खाद में क्या है कि केचुआ खाद, जैसे कि नाम से हमें इसमें समझ में आ रहा है कि केचुआ के द्वारा बनाई जाने वाली खाद वो केचुआ खाद कहलाती है। तो इसमें आपका जितना भी फार्म वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे घास फूस या निंदाई में जो भी निकला या फिर भूसा या जो भी आपकी हार्वेस्टिंग के बाद जो भी आपका कचरा बचता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, गोबर की खाद को इकट्ठा मिला के जो सड़ती है खाद या पचाकर जो खाद बनाकर बनती है और उसको केचुआ के माध्यम से पचाकर केचुआ को खिलाकर जो मल के रूप में हम खाद प्राप्त करते हैं उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केचुआ खाद को बनाने के लिए हम किस तरीके से बना सकते हैं और इसमें किस तरह की जगह का चुनाव करना है। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि केचुआ खाद हमें ऐसे जगह पे बनाना है जहाँ पे जल भरावन ना हो, कुछ हाइट पे, थोड़ा सा ऊंचाई पे जहाँ पे पानी ना भरे, ठीक है। एक छायादार जगह देखना है। तो इसको बनाने के लिए ये जगह का चुनाव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आप जो किसान भाई बना सकते हैं तो उनके लिए क्या है, या जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो आप क्या कर सकते हैं, सीमेंट के टाके भी बना सकते हैं। सीमेंट के टाके बनाने के लिए एक आइडियल साइज़ जो है वो 12 फीट लंबा होता है, उसमें 5 फीट चौड़ा होता है और आपका 3 फीट जो होता है ऊंचाई वाला होता है। इसके ऊपर आपको टीन का शेड लगाना होता है और ये जो सभी टाँके होते हैं ये आप अपनी इच्छा के अनुसार आप उसको 3 से 4 भागों में कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो और बीच में एक जाने का रास्ता कीजिए, थोड़ा सा सकरा सा 1 मीटर चौड़ा करीब है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 10 से 15 सेंटीमीटर आपको भूसे की लेयर डालना है। भूसे की लेयर के अलावा आप इसमें, जैसे भूसा इसमें कई प्रकार का हो सकता है, जैसे धान का हो सकता है और आपका ये क्या बोलते हैं दलहनी का या फिर रामतिला का, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको आपने 15 सेंटीमीटर में डाल दिया, लेयर बिछा दी। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें अधपका गोबर या फिर हमें कच्चा अधपका गोबर ले सकते हैं, या फिर जिन किसान भाइयों के पास गोबर की उपलब्धता नहीं है तो कम है तो उसको क्या कर सकते हैं, वो कच्चे गोबर को पानी में घोल के सैलरी बना के उसमें डाल सकते हैं। कि उसको हमें इतना भरना है कि करीब करीब मतलब 10 से 15 सेंटीमीटर वो खाली रहे ऊपर, ताकि उसको आपको जब उसको उलट पलट करना रहे तो आसानी से किया जा सके। फिर उसके बाद क्या किया आपने, इस तरीके से भर लिया। भरने के बाद क्या करना है, हमें उसमें केचुए डालने हैं। तो अपना ये जो साइज़ मैंने आइडियल साइज़ बताया था आपको 12 बाई 5 बाई 3 का या फिर 8 बाई 4 बाई 2 का, इसमें हमें क्या करने हैं, 1 से 1.5 किलो अपनी सुविधा के अनुसार उसमें केचुए डालने हैं ना। तो वो जो रहते हैं वो 2 से 3 महीने के अंदर वो खाद को आपको सड़ा के दे देते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन हमें पानी डालना है, नमी बनाए रखना है और इस तरीके से फिर उसके बाद हमें उसको ऊपर गीले बोरे की जो टाट होती है उससे ढांक देना है। तो इस तरीके से जब हमारी, और पानी की सिंचाई हमें हर दूसरे तीसरे दिन करना है। आज के समय में केचुआ की कई प्रजातियां उपलब्ध हैं, लेकिन हम वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उन्हीं केचुओं का प्रयोग करते हैं जो कम समय में कंपोस्ट खाद बना देते हैं। और जो किसान भाई पहली बार केचुआ खाद तैयार करना चाहते हैं तो वे अपने पास के कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से केचुआ खरीद सकते हैं। इसके अलावा केचुआ यूनिट लगाने के लिए किसानों को शासन द्वारा इस पर अनुदान भी दिया जाता है, जिससे किसान आसानी से कंपोस्ट यूनिट लगाकर खाद तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, ये इस खाद का फ़ायदा ये है कि ये सबसे पहले भूमि की अपनी उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। दूसरा, इसकी संरचना में सुधार होता है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, इसकी जल धारण क्षमता को बढ़ाती है और जल रिसावन क्षमता को भी बढ़ाती है ना। इस तरीके से
ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है और इससे भूमि की उर्वरा शक्ति होगी। दूसरा हो गया ये वातावरण के प्रदूषित होने से बचाती है, जैविक होने के कारण, ठीक है। तीसरा क्या होता है, इसमें सूक्ष्म जीवों की मात्रा अपने आप में इतनी अच्छी होती है, जैसे नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले जीव, फिर उसके अलावा आपके ये फास्फोरेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि जो ज़मीन में फास्फोरस अनुपलब्ध होता है उसको पौधों को उपलब्ध कराने में मदद कराते हैं। किसानों की रासायनिक खाद खरीदने में जो आपकी पैसे लगते हैं उसकी आप कमी कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर कृषि मौसम सलाह द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि परिपक्व गेहूं फसल की कटाई में समय और ऊर्जा की बचत के लिए ट्रैक्टर चलित रीपर या कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग करें। चना की फसल पककर तैयार हो जाने पर इसकी कटाई करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ग्रीष्मकालीन धान की फसल में तना छेदक के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए प्रारंभिक नियंत्रण के लिए प्रकाश प्रपंच अथवा फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। रासायनिक कीट नियंत्रण के लिए रिनेक्सपियर 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर या फिप्रोनिल 5 SG की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। मक्का फसल नरमंजरी अवस्था में होने पर नाइट्रोजन की तीसरी मात्रा का छिड़काव करें। जिन खेतों में गन्ने की फसल घुटने की ऊंचाई तक आ गई हो उन खेतों में निदाई गुड़ाई करने के उपरांत नाइट्रोजन की शेष मात्रा का आधा हिस्सा डालकर मिट्टी चढ़ाने के बाद सिंचाई करें। दलहनी और तिलहनी फसलों की कटाई का कार्य शीघ्र संपन्न करें। अधिक देरी होने से दाना झड़ने की संभावना बढ़ जाती है। भंडारण के लिए दलहनी फसलों के बीजों में 8 से 10% नमी हो, इसके लिए बीजों को अच्छी तरह से सुखाएं। वर्तमान में वाष्पन की दर 7 से 9 मिलीमीटर प्रतिदिन के आसपास है, जिसके कारण रबी फसलों जैसे धान, मूंगफली एवं साग सब्जियों की जल मांग में वृद्धि होगी। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फसलों में सिंचाई के अंतराल को कम करें, जिससे मृदा में पर्याप्त नमी बनी रहे और पौधों को अधिक तापमान के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके। ग्रीष्मकालीन शकरकंद की रोपाई प्रारंभ करें। आम, नींबू वर्गीय और अन्य फसलों में सिंचाई प्रबंधन करें। केला और पपीता के पौध में सप्ताह में 1 बार पानी अवश्य देवें और टपक सिंचाई में सिंचाई का समय बढ़ाएं। तापमान बढ़ने से पोल्ट्री में मुर्गियों की मृत्यु दर बढ़ने की संभावना है, इसलिए इसके रोकथाम के लिए पक्षियों को हमेशा ठंडा पानी लगातार पिलाना चाहिए। मुख्य रूप से 12 बजे से 6 बजे के बीच में पक्षियों को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पशुओं और मुर्गियों के निवास स्थल में बोरे लगाकर लू एवं गर्म हवा से बचाव करना आवश्यक है। तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ मच्छरों एवं मक्खियों का प्रकोप बढ़ सकता है, अतः इनसे बचाव के लिए पशु बाड़े में व्यवस्था करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम देवकीपुर, जिला जसपुर के कृषक स्वरूप मंडल ने। ये बैगन की फसल में तना और फलछेदक कीट की समन्वित नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो स्वरूप मंडल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सब्जियों की खेती में बैगन एक महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती बड़े पैमाने पर देश के लगभग सभी राज्यों में की जाती है। इसकी अच्छी खेती करने के लिए किसानों को मुख्यतः बीज मिट्टी का चयन के अलावा कीट और रोग से बचाव पर ध्यान देना होता है। किसान भाइयों, बैगन की फसल को सबसे अधिक नुकसान तना और फल छेदक कीट द्वारा पहुंचाया जाता है। इस कीट के व्यस्क का प्रकोप रोपाई के कुछ सप्ताह उपरांत ही हो जाता है और व्यस्क कीट पौधों पर अंडे दे देता है, जिसके बाद में उसके लार्वा निकलकर पौधे के तनों को बेधड़क नुकसान पहुंचाते हैं।
मुरझाए झुके हुए तने का दिखाई देना इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके बाद कीट की इल्लियां फल में छेद करके उसके अंदर घुस जाती हैं और वह फलों के अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिससे फल सड़ने लगता है और गुणवत्ता खराब होने लगती है। ऐसे में फलों को उचित बाजार भाव नहीं मिलने से किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए समय रहते इसका नियंत्रण करना जरूरी होता है। बैगन की फसल में एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए सबसे पहले कीट रोधी किस्मों का चयन करें। खरपतवारों का नियंत्रण कर खेत को साफ सुथरा रखें। जिस खेत में बैगन की फसल पिछले वर्ष ली हो उसमें बैगन फसल न लगाएं। बैगन की 2 कतारों के बाद 1 कतार धनिया या सौंफ की लगाएं। रोपाई के 2 सप्ताह बाद फेरोमोन ट्रैप 4 से 5 प्रति एकड़ लगाना चाहिए। यदि आवश्यक लगे तो 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ 10-10 मीटर की दूरी पर लगाएं तथा ल्योर को 15 दिन उपरांत बदलते रहें। कीट ग्रसित कल्लों और फलों को काटकर खेत से हटाते रहें या गड्ढे में दबा दें। बैगन की फसल में ट्राई कोकोकार्ड जरूर लगाएं। कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर रासायनिक नियंत्रण के लिए एजाडिरिक्टेटिन 1% की 400 से 600 मिलीलीटर मात्रा को 400 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोएट 80 ग्राम को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।